हाजिर, बाहर से आए हुए पार्टी के आला नेता, आज आशा अग्निहोत्री के इनविटेशन पे यहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है। जी नमस्कार, पंजाब के श्री टीवी आपका ऊना के हरोली से स्वागत है। आज चुनाव जो है वो नजदीक है, सभी एक तरीके से चुनावी मोड में है और हरोली में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया है और ये रैली का आयोजन उनकी बेटी एडवोकेट आस्था अग्निहोत्री ने किया है। यहाँ पे रैली का आयोजन है और आपको दिखाते हैं किस तरीके से रैली का उत्साह है और कैसे काफी संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं हरोली के और उसके साथ में जुटे हैं। तो आपको दिखाते हैं कि उनका किस तरीके से संबोधन कर रहा है। चुनाव से पहले ये एक रैली है, इसके कई महीने हैं और सबसे बड़ी बात इससे पहले उनका संबोधन हुआ और ऊना जिला का 5 साल होने को जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है। और मैं ये आपको कहना चाहता हूं, ये जाने वाले लोग हैं और हम आने वाले लोग हैं। हिमाचल प्रदेश में हम आने वाले लोग हैं। 3 महीने की बात है, 3 महीने की बात है और आपके इरादे, आपका हौसला बता रहा है कि हरोली का विकास, जिला ऊना का विकास किस तरफ जाने वाला है। और लगातार मैं सारे हिमाचल में जा रहा हूं। हिमाचल में अगर मुझे जाने का मौका मिला है और अगर जगह जगह से हमें इनविटेशन आ रहे हैं और लोग बुला रहे हैं, तो उसके पीछे जो है ये सब आप लोग जो सामने बैठे हैं, आप लोगों की वजह से। जैसे कि मैंने पहले कहा, नेता फैक्ट्रियों में नहीं बनते हैं, नेता ना खेतों में उगाए जाते हैं। नेता जो है जनता बनाती है, आप लोग बनाते हैं। और अगर मैं शिमला में कांग्रेस विधायक दल की कुर्सी पे पहुंचा, अगर मुझे नेता प्रतिपक्ष का जिम्मेवार मिला या मैं पूर्व में मंत्री रहा, उसके पीछे हरोली के लोगों का जो है साथ, जो है जो तपस्या आपने की है। जब शिमला में कोई नहीं पूछता अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी साथ ना हो। आपने देखा हाल ही में बहुत लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पीछे कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं। आपने हाल ही में देखा होगा जो चुनाव हुए पंजाब में, चाहे अमरिंदर सिंह जी थे, पूर्व में मुख्यमंत्री थे, चाहे चन्नी जी थे, चाहे सिद्धू जी थे, चाहे बड़े बादल थे, चाहे छोटे बादल थे, चाहे उत्तराखंड में धामी जी थे, चाहे रावत जी थे, चाहे उधर ममता बनर्जी थी, या फिर जो है केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में थे। जनता सबसे बड़ी जनता है। सोच कुछ रहे होते हैं और होता कुछ है। ये दुनिया जब देने पे आती है तो ढेरों देती है, जब उधेड़ने पे आती है तो चमड़ी भी उधेड़ देती है। रोजाना बात होती है हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, रोजाना बात होती है सरकार किसकी बनेगी। सरकार उसकी बनेगी जिसके पास 40 MLA होंगे। मुख्यमंत्री वो बनेगा जो अपने हल्के से जीत के जाएगा, अपने हल्के की जनता जिसके साथ होगी। तो इसलिए ये सवाल कोई महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है हरोली की जनता, आप लोग जो
लोग रैलियों के लिए कुर्सियां लगाते हैं। कुर्सियों में ये भीड़ जो है ये जेजो मोड़ तक चली जाएगी। मुझे भी मेरे ओएसडी कल कह रहे थे कि सर आप कह रहे हैं नीचे बिठाओ, कुर्सियां लगानी है। मैंने कहा मतलब कोई नहीं है, हरोली की जनता है, नीचे बैठेगी, हमें अपनी हैसियत का पता लगेगा कि नीचे बैठ के कितने लोग यहां पे पहुंचे। और कुर्सियां तो हर रैली में लगती हैं, सोशल मीडिया उनको दिखाता है, दूर दूर करके दिखाता है कितनी रैली है। लेकिन हम हरोली में जब भी मीटिंग करेंगे जमीन पे करेंगे, नीचे बैठ के करेंगे। नीचे मेरी पत्नी पिछले बात आई है, तब से आटा खुद मंगाती है। अब पिछले कुछ महीनों से मुझे कहती हैं कि मुकेश जी को आने तो वो आटा मंगाएंगे। मैंने कहा बात क्या हो गई? कहते जी 25 से 28 रुपए किलो आटा आपको मंगा के देना पड़ेगा। घर में 20 आदमी है, पूरा स्टाफ है, आप बताओ 28 रुपए 25 रुपए किलो आटा आप वोट बीजेपी को डालेंगे? कोई भी डालेगा? पीछे तक बताओ आप सब लोग। 28 रुपए किलो आटा नहीं डालेंगे। और फिर आप मुझे बताओ, तेल की शीशी, जो तेल आप इस्तेमाल करते हैं, 200 रुपए से 250 रुपए के बीच में सरसों के तेल की बोतल, तड़का लगाने आप जाती है, किचन में तड़का लगाने आप जाती है, पता नहीं डालती भी है कि नहीं डालती है। इस बोतल को मत्था टेक के रख देती है। 250 रुपए तेल की बोतल, आप वोट डालेंगे बीजेपी को? अरे भाई आपकी जेब से पैसा जाता है, आप भी बताओ, 250 रुपए तेल की बोतल डालोगे बीजेपी को वोट? और फिर अभी मुझे बता रहे थे, अभी तक जब मैं यहाँ रास्ते में आया, नारायण जी को मैंने पूछा, मैं क्या लक्स की टिकिया कितने की है? कहते जी 150 रुपया। नहाने वाला साबुन 150 रुपया, कपड़े धोने वाला साबुन 100 रुपया, मिर्च और उसके बाद हल्दी, और क्या डलता है बीच में? धनिया 250 रुपया। वोट डालोगे इनको? 250 रुपए धनिया, 250 रुपए हल्दी, 250 रुपए मिर्च। और पिछले दिनों नींबू का रेट आप देख रहे थे। मैं एक ऊना में एक हमारे पंजाबर के है सब्जी बेचने वाले, मेरे को कई बार कहते हैं जी सब्जी ले जाओ। उसने अपने पजामे से एक थैला बांध रखा था। मैंने कहा ये क्या है? कहता जी नींबू है, चोरी हो जाते हैं। नींबू का रेट आप देखो कि लोगों को अपने पजामे से बांध के रखने पड़ रहे हैं कि कोई ले ना जाए। नमक जो है टाटा का 25 रुपए किलो। ये कहते थे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार। यहाँ लोग बाल कटा के रखते थे। आज भी जब आप लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम रखा तो भाजपा ने कहा हरोली में मुफ्त सिलेंडर प्रोग्राम होगा। अरे 1100 रुपए का सिलेंडर दे रहे हो मार्केट में, सिलेंडर लेने महिलाएं जाती हैं, एक बार एक सिलेंडर मुफ्त मिल गया और वो आपको 350-400 की बजाय 1100 पे भरना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, सरकार बदलो, हालात बदलो, सिलेंडर आपको 500 रुपए का घर देंगे। मुफ्त की बात नहीं है, मुफ्त की बात नहीं है, लेकिन सारा साल देंगे, सारा साल देंगे, एक रेट पे देंगे।
कितना आगे बढ़े। और मैं आपको एक बार क्या देना चाहता हूं, महंगाई तो आपके सामने है। सीमेंट की बोरी 500 रुपए हो गई, 500 रुपए सीमेंट की बोरी 250 रुपए हुआ करती थी, डबल रेट हो गए। जिस टन लागे 100 टन जा रहे, जो खरीद रहा होगा उसी को मालूम होगा। सरिया 9,000 रुपया, 9,000 रुपए का सरिया। वोट डालोगे बीजेपी को? अरे जन आंदोलन बचाओ, ये हालात क्या बना दिए गए हैं इस प्रदेश के, देश के। हमने 4 सीटें जीती हिमाचल प्रदेश की। मंडी में मुख्यमंत्री कह रहे थे मैं हूं मंडी का मुख्यमंत्री और वोट मुझे डालो। हमने लोगों को कहा क्या इस व्यक्ति को वोट डालेंगे जो आपको जो है 1100 रुपए का सिलेंडर दे रहा है, 250 रुपए की तेल की बोतल दे रहा है। मंडी के लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं डालेंगे, हरगिज नहीं डालेंगे। मैंने कहा मंडी पे भी टेस्ट डोज लगा लेते हैं, मेरी पत्नी मंडी से है। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तेल की बोतल 250 रुपए मिल रही है, डालोगे बीजेपी को वोट? कोई मंडी में भी इनको वोट नहीं डालने जा रहा है। आपने देख रहा, जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होगा उस दिन पता लगेगा कि जमीन कैसे खिसकती है नीचे से। अभी तो बहुत लोगों को डरा के रखा है। अभी मेरे को चंद्रपुर से कुछ लड़कों का फोन आया, कहते कि हमारी हाजिरी लगा लो, हम आज नहीं आ रहे हैं, हमारे ऊपर जो है नजर रखी जा रही है। अरे डरने का समय चला गया। मैं जयराम के बिल्कुल सामने बैठता हूं कुर्सी पे, इस तरफ जयराम बैठते हैं, इस तरफ मैं बैठता हूं। और अभी भी मैं कहता हूं अगला सेशन आ रहा है, आखिरी सेशन आ रहा है, 8 दिन का सेशन है। अगर तुम्हारे में दम है तो मुकेश अग्निहोत्री के साथ आंख में आंख डाल कर बात कर। हिम्मत नहीं है उस मुख्यमंत्री ने कि हमारे साथ आंख से आंख मिला के बात कर ले, क्योंकि जो किया है, जो पाप किया है। बेरोजगारी की आप हालत देख रहे हैं कि क्या हो गया है। अरे भाई मन तुम्हारे या तो चुप रहो। आप लोगों को जाएंगे, सारी दुनिया आगे बैठी है। और बेरोजगारी की आप हालत देख रहे कि क्या हुआ है। पुलिस का पर्चा हुआ, 2 लाख बच्चे जो है पुलिस का कांस्टेबल बनना चाहते थे। आपके बच्चे होंगे, आपकी बच्चियां होंगी, आप में से भी बहुत बच्चियों ने पेपर दिया होगा। क्या आपको कभी पता था कि जयराम की सरकार पर्चा नीलाम कर देगी? 2 लाख लोगों ने पर्चा दिया पुलिस का, पर्चा मार्केट में पहले पहुंच गया। जयराम को पता लग गया कि पर्चा जो है बिक गया है, नीलाम हो चुका है। उसने अफसरों को कहा जल्दी से रिजल्ट निकाल दो। क्या यह मुख्यमंत्री की नैतिकता है? 2 दिन तक आपने अफसरों को रोक रखा कि आप कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस में भी कुछ अच्छे अफसर हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को कह दिया कि आप चाहे मुख्यमंत्री हैं लेकिन पर्चा दर्ज होके रहेगा। ऐसे भी लोग हैं पुलिस में, हम उनको नमन करते हैं, हम उनको सलाम करते हैं। मुख्यमंत्री के मना करने के बावजूद मामला दर्ज हुआ और मुख्यमंत्री ने जांच के लिए एसआईटी बैठा दी। एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और उसमें वही अफसर बिठा दिए जो उस पर्चे को बेचने के लिए जिम्मेदार थे। वही लोग जांच कर रहे हैं। बिल्ली के सराने दूध रख दिया।
चल रही थी, जयराम जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया कि मैंने पुलिस भर्ती का पर्चा जो है सीबीआई को जांच के लिए दे दिया। सवाल मेरे जिंदाबाद का नहीं है, सवाल हिमाचल प्रदेश के युवाओं के भविष्य का है। सीबीआई को जांच दे दी, आज 1 महीना हो गया सीबीआई आई नहीं। ये कहते डबल इंजन की सरकार, बेईमान सरकार, दिल्ली में भी इनकी सरकार, हिमाचल में भी इनकी सरकार, इन्होंने मेल जोल करके सीबीआई को हिमाचल आने नहीं दिया। इन्होंने जांच, क्योंकि इनको पता है कि हम फंसेंगे। 100 आदमी गिरफ्तार कर लिए, 6 लाख से 8 लाख के बीच में पुलिस का पर्चा बिका, 6 लाख से 8 लाख का, 1300 सीटें थी। खरीदने वालों के साथ भी बेईमानी हो गई, 2000 लोगों ने पर्चा खरीद लिया। सीटें कम, खरीदने वाले ज्यादा। ये बस की सीट नहीं थी। और फिर कह रहे हैं कि जी प्रिंटिंग प्रेस वाला जो है, जो क्लास 4 है प्रिंटिंग प्रेस में, जो वहां ताला लगाता है, उसने पर्चा बेच दिया। 200-250 करोड़ रुपए आपने कमा लिए पुलिस के पर्चे से, और आप कह रहे हैं कि एक चौकीदार ने जो है पर्चा बेच दिया। जयराम जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, पर्चा बेचने वाले या हिमाचल प्रदेश सचिवालय बैठे हैं या पुलिस मुख्यालय में बैठे हैं। आप चाह रहे हैं कि पुलिस पर्चे की जांच बंद कर दी जाएगी, क्लोजर रिपोर्ट बना दी जाएगी। ये ओपन एंड शट केस है। आप हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाओ, पर्चे बेचने वाले सब सलाखों के पीछे होंगे, सब सलाखों के पीछे होंगे। जिन लोगों ने 2 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, बख्शे नहीं जाएंगे। आपने देखा चौटाला जी 10 साल जेल लगा के आए, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, 10 साल जेल लगा के आए, अभी फिर जेल में गए हैं। आपने युवाओं, बेटों के साथ, बेटियों के साथ धोखा किया। लोग अपने बच्चों को फटकार रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरा बेटा लायक नहीं पास हो सकता। आपको क्या पता 6 लाख 8 लाख में पर्चा बिक रहा है, आपका बेटा बेटी क्या करेगा? ये देवभूमि है। 2020 में पुलिस का पर्चा आया, 2020 में पुलिस का पर्चा, कांगड़ा के परौर में पर्चा लिया गया। हमारी बहुत सी बेटियां यहां बैठी हैं, पीछे तक बैठी हैं, युवा बैठे हैं। 2020 के पुलिस के पर्चे में क्या हुआ? अंदर जो है लोग मशीनें लगा के बैठ के, जो पर्चा लेने गए थे, वो अंदर बैठ के मशीनें लगा के बाहर सॉल पर बैठे हुए थे, जो उत्तर जानते थे, किताबें लेके बैठे हुए थे। अंदर से सवाल बाहर जा रहा था और वो मशीनों पे उनको जवाब दे रहे थे। ये जयराम जी, ये आपका न्याय है? आपने युवा के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। 2020 में पुलिस का पर्चा आपने बेच दिया, 2022 में आपने नीलाम कर दिया। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पर्चा JOAT, 20,000 लोगों ने पर्चा दिया क्लर्क बनने के लिए। पीछे तक किसी न किसी ने दिया होगा, किसी बच्चे ने दिया होगा, जरूर दिया होगा, और पर्चा लीक हो गया। अरे ये पर्चा लीक करने वाले जरूर जयराम ठाकुर के नजदीकी लोग होंगे, नहीं तो ऐसा पर्चा लीक नहीं हो सकता। 20,000 लोगों ने पर्चा दिया, वो पर्चा भी लीक हो गया। 15 केस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में दायर हो गए। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 और पार्ट 2 के पर्चे हुए, विश्वविद्यालय के पर्चे। आप BA1 BA2 करने वाले कितने बच्चे यहां बैठे होंगे? पर्चा लीक हो गया, पर्चा बट गया, पर्चा पहले ही जो है बाहर आ गया। बच्चे यहां कह रहे मेरी सप्ली नहीं टूट रही। आप देखें कि सप्ली वाला तो वहां पे कुर्सीधारी बैठा हुआ है। किस ढंग से नैतिकता का तकाजा है कि जयराम को अपना पद छोड़ देना चाहिए, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अगर इतनी सी भी नजाकत है, इतनी भी नैतिकता है,
रेल एक्सीडेंट हुआ था, शास्त्री जी ने जो है रेल मंत्री का पद छोड़ दिया था। आपने तो हिमाचल प्रदेश के बच्चों के सपने बेच दिए, आपने तो उनके सपने नीलाम कर दिए। आपको माफी के आप अधिकारी नहीं है। जिस तरीके से काम हो रहा है, इसलिए मैं जितने भी लोग यहां पे आ रहे हैं, मेरा आपसे आग्रह है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। सरकार बदलो, हालात बदलो। सरकार को बदलना पड़ेगा। महंगाई तब काबू आएगी जब सत्ता परिवर्तन होगा। और हम आपके लिए वचनबद्ध। अभी मुझे पता लगा कि जयराम सरकार डिपो बंद कर रही है। इससे पहले कि सरकारी राशन के डिपो बंद हो, आप इनका डब्बा गोल कर दो हिमाचल प्रदेश। हम इन डिपों को पूरी ताकत से चलाएंगे। आपको राशन घर पे मिलेगा। और मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, सरकार बदलेगी। अब आपको राशन की दुकानों की भीड़ में नहीं जाना पड़ेगा। आपका राशन आपके घर पे पहुंचा करेगा। आपके घर पे पहुंचाने के लिए हम वचनबद्ध हैं। जो भी राशन, जिस भी तरह का राशन, समय चला गया। अभी लैपटॉप बांट रहे थे, बच्चों के लैपटॉप। 4 साल तक आपने बच्चों को लैपटॉप नहीं दिए। मंडी का एक व्यक्ति कंपनी से बातचीत कर रहा था कि लैपटॉप तो बच्चों को तब दिए जाएंगे जब पहले मेरे साथ बात होगी। यार आप जी बताएंगे कि ये आदमी कौन है जिसने 4 साल तक बच्चों को लैपटॉप नहीं मिलने दिए? कौन है ये सत्ता के सौदागर? कौन है ये दलाल? कौन है ये व्यापारी जिन्होंने लूट मचा रखी है? लैपटॉप का टेंडर 4 बार हुआ और जब आखिरी बार बंटने की बारी आई, तो कहा ये देख लो 21 साल वाले कौन है जिनको वोट डालने हैं, बाकियों का लैपटॉप रोक लो, उनके पास अभी तक वोट का अधिकार है। क्या ये नैतिकता है मुख्यमंत्री की? छोटा बच्चा है, किसी भी क्लास का हो, अगर वो उसने मेरिट दिखाई है, वो 15 का हो, वो 14 का हो, 18 का हो, 4 बार टेंडर हुए, 4 बार टेंडर रद्द हुए। आप बताएंगे कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसने किया? ये हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। और सुबह निकलते हैं हेलीकॉप्टर में, निकलते हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं, वहां पे आप सुनो रोज अखबारें भरी होती हैं। जयराम जी आए, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ बोली लगी हुई है। किसी प्रोजेक्ट के साथ कोई पैसा सेक्शन नहीं, बोलियां लगा रहे। अरे जयराम जी, अगर आप सुन रहे हो, शिमला बैठे, 2-3 महीने में तो शौचालय नहीं बनता, आप क्या बनाओगे? 3 महीने में शौचालय नहीं बनता अगर आपने घर का शौचालय बनाना हो। आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं कि सुबह ही जाके शिलान्यास कर दिया। यहां भी आएंगे जगह जगह। और कई तरह की बातें रखेंगे, लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आज हालात क्या है? आप इतनी संख्या में महिलाएं हैं, आप किसी दुकान से 1 किलो दाल घर पे मंगा सकती हैं? नहीं मंगा पाएंगे। दूसरी तरफ हमारे भाई बैठे हैं, आप दारू की बोतल घर मंगा सकते हैं? एक फोन पे दारू की बोतल आ जाएगी, लेकिन एक फोन पे 10 फोन पे भी दाल नहीं आएगी घर पे। ये हालात बना दिया आपने हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बताएंगे कि 4 साल से ठेकों की नीलामी क्यों नहीं हुई?
इस साल भी ठेकों की नीलामी क्यों नहीं हुई? 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान ठेकों की नीलामी ना करने से हो गया। और नीलामी ना करने की एवज में जो पैसा इकट्ठा किया गया वो किसकी जेब में गया है, क्या यार आप बताएंगे? किसी की जेब में तो ये शराब का पैसा गया है। कोई तो वो व्यक्ति होगा जिसने ठेके 4 साल नीलाम नहीं होने दिए। ईमानदारी का ढोंग रच रहे हो, सरलता का ढोंग रच रहे हो। ये हालात जो है पूरे हिमाचल में रेत माफिया ने जो है अराजकता और आतंक फैला रखा है। माफिया का आतंक आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। आपको घर के लिए रेत नहीं मिल रहा है, पंचायतों को रेत नहीं मिल रहा है घर के लिए, अपने काम के लिए। लेकिन जैसे ही हल्की सी रात होने लगती है, भाजपा के जो यहां पे नेता बने हुए हैं, जो कहते हम नेता हैं, वो सब जो है चोले डाल के सुआ में कूद जाते हैं और सोचते हैं रात अंधेरी है। अंधेरी रात में सारी रात टिप्पर चल रहे हैं। आप भी जानते हैं कि वो कौन आदमी है, आप भी जानते हैं कि किसकी जेब में रेत का पैसा गया। आप भी जानते हैं कि अवैध बजरी के मैं आपको यह कहना चाहता हूं, पंजाब में रेत का मसला उठाना सभा चट हो गए सब लोग। रेत बचने वाले, बेचने वाले, ये प्रेस के बड़े बंधुवर हमारे सामने हैं। इनको मैं कह देना चाहता हूं, ऊना की कुर्सियों में बैठे हुए जो डीसी, एसपी और अफसर बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछ लो कि इनका क्या इंटरेस्ट है इस अवैध कारोबार को चालू रखने में। ये भी बताएं, डीसी बताए, ऊना का डीसी बताए कितने बार खंड में गया है। ऊना का डीसी बताए, डीसी इसलिए लगे थे तुम, इसलिए डीसी लगाए गए थे, एसडीएम लगाए गए थे कि आपको जो है अवैध कारोबार को जो है बचपने के लिए मौका देना है। आपकी आंखों के सामने 1000 डिब्बा चले जाएगा, आप स्कूटर वाले का चलान कर देंगे, तेने हेलमेट नहीं डाला हुआ। आप कार वाले का चलान कर देंगे, तेने जो है बेल्ट नहीं डाली हुई। तुम्हारे में जुर्रत नहीं है कि आप टिप्पर की तरफ देख सके। ये जो स्थिति है, ये जो स्थिति बनी हुई है, ये जो स्थिति बनी हुई है, बाछड़ी से लेकर पूरे नूरपुर तक जितना सुआ है, मुख्यमंत्री जानते हैं। यहां पे 5 जगह नाके लगा दिए, मुझे कहते नाके लगा दिए। एक भी नाके पर एक भी ट्रक जो है पिछले 1.5 साल से नहीं चला जहां पे आपने नाका लगाया। कौन जिम्मेवार है? क्या डीसी जिम्मेवार है या नहीं है? या हरोली का एसडीएम जिम्मेवार है कि नहीं है? हरोली का डीएसपी जिम्मेवार है कि नहीं है? अफसरों को मैं ये कह देना चाहता हूं उस मत से, ये मत सोचना कि सुबह नहीं होगी, बहुत जल्दी सुबह होने वाली है। याद करोगे, याद करोगे, आपने जो ऊना के लोगों का खून पीता है। तुम सोचते हो कि हम डीसी और एसडीएम और एसपी बन गए और हमें जो है अंग्रेजों की तरह परमिट मिल गया कि यहां पे कुछ भी होता रहेगा और आप करवाते रहेंगे। नई सुबह होने वाली है, नया सूरज उगने वाला है। अपने आप को संभाल लो और बेहतर है यहां से चले जाओ, क्योंकि तुम सब लोग यहां के लोगों की आंखों में नागिन की तरह बसे हुए। लोग जानते हैं तुम लोगों की हकीकत, ऊना की जनता जानती है, हरोली की जनता जानती है।
ये सारा हालात जो है, वन माफिया ने पेड़ उजाड़ दिए, कोई पेड़ नहीं छोड़ा। सुबह पंडोबा बैरियर पे जाके देखो 200 ट्रक खड़े होते हैं। किसने पेड़ काटे, किसके काटे, किसकी जमीन से रेत उठा, क्या नहीं, कोई सुनवाई नहीं। थाने में चले जाए, थाने में आप चले जाओ, आपको खड़ा रखेंगे, माफिया कुर्सी पे बैठेगा, गुनाहगार कुर्सी पे बैठेगा, आप खड़े रहेंगे। इसलिए ये देश आजाद हुआ था, इसलिए ये देश अलग हिमाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया था। भूमाफिया कितनी जमीनें जो है ये उगल के खा गए हैं। सारी स्थिति आपके सामने रखेंगे, किस किस की जमीनें थी, किसको क्या भाव मिला, किसने कितना खाया। आजकल मैं देखता हूं भाजपा के लोग भी डाल रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पे। भाजपा में भी जो अच्छे लोग हैं उनको भी बेचानी हो रही है माफिया से, वो भी आखिरी दौर में डाल रहे हैं। वन माफिया, भू माफिया और उसके बाद रेत माफिया, शराब माफिया, नुक्कड़ नुक्कड़ पे दुकान खुल गई है। आपको हर व्यक्ति को पता होगा कि मोहल्ले में कौन शराब बेच रहा है। ये हालात बन गए हैं। बदलाव जरूरी हो गया है। हिमाचल प्रदेश में बदलाव जरूरी है। ये वो सरकार है जो कहती थी 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाएंगे, एक भी नेशनल हाईवे नहीं बना। हमारी इन सड़कों को जो कहते थे कि हम नेशनल हाईवे बनाएंगे, एक भी नेशनल हाईवे मंजूर नहीं हुआ। एक भी हवाई पट्टी मंजूर नहीं हुई। जयराम कहते थे कि मैं मंडी में हवाई पट्टी बनाऊंगा। हमने कहा मुख्यमंत्री अपने घर में बना ले हवाई पट्टी। आज पहला पत्थर भी नहीं लगा, पहला पत्थर भी हवाई पट्टी को नहीं लगा मुख्यमंत्री के गृह जिला में। और अब मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि वहां पे बोइंग उतरेंगे, 500 सीटर उतरेगा, नाइट लैंडिंग होगी, रात में भी उतरेगा। दिल बहलाने के लिए गाली ख्याल अच्छा है, रात में सोचता होगा उतर गया। रात में पट्टी तो बने नहीं। यहां कहते थे ऊना से हमीरपुर रेल की लाइन बिछेगी। मैं सारा हमीरपुर जाके आ गया, ऊना से चला गया, जंगलों से होके चला गया, कहीं पे एक भी पटरी नजर नहीं आई। और ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी पीछे आए थे कि बंगाणा में पहला स्टेशन बनेगा। सपने में सोचते हो बन गया। कहा कोई रेल लाइन नहीं बनी, कोई हवाई पट्टी नहीं बनी। और आप हाल देखो, कुपवान में हमारा पार्क है, पार्क के अंदर जो है हवाई पट्टी बना, हवाई उतरने के लिए जो है वो बना दिया, हेलीपैड बना दिया। वो पूरा पार्क जिसमें लोगों ने घूमना होता था। अरे भाई आपने कोई हवाई जहाज, आपके इसमें में हवाई जहाज उतरना नहीं है, उतरेगा तो हमारे टाइम में ही उतरेगा, तुम्हारे टाइम में उतरना नहीं है। और आपने जो है अच्छा भला कुपवान का पार्क बर्बाद करके रख दिया। अच्छा भला स्लो का स्कूल जो खेलों के लिए जाना जाता है, वहां पे आपने जो है हेलीपैड बना दिया। हेलीपैड बनाना था जंगलों में बनाते, दूर बनाते, कहीं पे जहां उतरे। ये सारी स्थितियां आपके सामने है। इसलिए आजकल मोदी जी को बुला रहे हैं, कभी मोदी जी आ रहे हैं, पहले उनको धर्मशाला बुलाया, फिर उसके बाद मंडी बुलाया, फिर शिमला बुलाया। हालत देखो क्या हो गया है भाइयों और बहनों, हालत देखो क्या है कि उनके वहां पे भीड़ जुटाने के लिए, प्रधानमंत्री जी के वहां पे भीड़ जुटाने के लिए क्या किया जाता है कि जितने भी लोगों को गैस के सिलेंडर मिले हैं वो सब जो है प्रधानमंत्री जी